Hello guys, welcome back to the new video of Accounts Possible with Anu sir. Friends, क्लास 11th की आज ये डे 2 क्लास है और आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले हम लोग डे 1 की क्लास में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अकाउंटिंग अपने आप में एक लैंग्वेज है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें आपको अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें आपको हिंदी के अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ते हैं। वैसे अकाउंटिंग में भी एक लैंग्वेज है और इसमें भी कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। जैसे क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो क्रिकेट में आपको बहुत सारे टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे बैट क्या होता है, स्टंप्स क्या होते हैं। उसी तरीके से अकाउंट्स पढ़ते समय भी आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जिससे आपको अकाउंट्स को पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला पॉइंट अगर कोई आता है जो टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको समझना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक, हर एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट in an enterprise. It is an event which can be expressed in terms of money. ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम उसे कहते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने कर्व लाइन करी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इसीलिए करी है क्योंकि ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल होना यानी रिलेटेड टू मनी होना बहुत जरूरी है। Financial transaction means a financial transaction or economic event in an enterprise. It is an event which can be expressed in terms of money. ये वो ट्रांजैक्शन या ये वो इवेंट है जिसे हम मनी में शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी शॉप पर बैठे हैं और कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने बहुत सारे चीज सामान देखे लेकिन उसने खरीदा कुछ भी नहीं। अगर उसने कुछ भी नहीं खरीदा तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इसमें आगे एग्जांपल भी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, वेजेस पेड, रेंट चुकाया, वेजेस दी, गुड्स को सोल्ड किया, ये सभी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद आता है दूसरा पॉइंट, वो है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? देखिए इसको शॉर्ट में पहले समझा देते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट invested in an enterprises. Capital is the amount invested in an enterprises. जब हम किसी बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय ओनर। ठीक, यानी कि जो ओनर है बिजनेस का, उसने जो पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है वो पूरा पैसा उसका कैपिटल कहलाएगा। ये कैपिटल सिटी वाली कैपिटल नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये वो वाली कैपिटल नहीं है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय ओनर। कैपिटल मे बी इन कैश और काइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपिटल मे बी इन कैश और इन काइंड। कैपिटल आपकी कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि आप अपने बिजनेस में रुपया लगाकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपके घर पर कोई फर्नीचर, कोई असेट, कोई मशीनरी है तो आप उसे भी बिजनेस में लगाकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज अ लायबिलिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स ओनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको जब भी हम लोग समझते हैं तो कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर ये वो व्यक्ति है जिसका बिजनेस है और ये ए का बिजनेस है, तो ध्यान रखिएगा दोनों की अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। ए अलग है और ए का बिजनेस अलग है। ए ने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया है वो एज आ कैपिटल है, लेकिन अगर हम जगह बदल दें, हम एक ही जगह पे ना खड़े होकर हम बिजनेस की जगह पर खड़े होते हैं, थोड़ा सा आइडिया चेंज करते हैं। हमने अपनी जगह बदली और हम यहाँ आ गए। अगर हम अपनी जगह बदलकर बिजनेस की जगह पर चले जाएं तो बिजनेस ये कहेगा कि हमारे बिजनेस में पैसा लगाने वाला व्यक्ति ए है, यानी ए से हमने एक तरीके से उधार लिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ए कैसे उधार देगा, ए का ही तो बिजनेस है। तो बिल्कुल सही बात है,
हमारा ही बिजनेस है, उसमें पैसा हम ही लगाया है, लेकिन फिर भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो यही कहा जाएगा कि मेरा पैसा जो बिजनेस में लगा है वो बिजनेस के लिए एक तरीके की उधारी है। एज कैपिटल इज अ लायबिलिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो बिजनेस को अगर हम एक व्यक्ति मान लें तो बिजनेस यही कहेगा कि भैया ए ने हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, इसीलिए कहते हैं इट इज अ लायबिलिटी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर, ओनर के लिए। ठीक, तो ये दो पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आता है ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? देखिए ड्राइंग वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिला है, ड्रॉ प्लस इंक, ड्रॉ इंक। It is the amount withdrawn from business by owner for personal use। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है इसको समझना। इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ए और ए का बिजनेस। ए ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो कैपिटल है। अब ए का जब बिजनेस चलेगा तो ए उससे अपनी लाइवलीहुड चलाएगा, यानी कि ए बिजनेस से ही पैसा निकाल के अपना घर चलाएगा। तो अगर बिजनेस से कोई पैसा ए निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग। साफ साफ ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर। ओनर ने पैसा निकाला है और कैपिटल में ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा था, बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में। फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग में बी इन कैश और काइंड, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ड्राइंग हम बिजनेस से कैश में भी कर सकते हैं और काइंड में भी कर सकते हैं। काइंड में कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। सपोज करिए कि आपकी एक बेकरी शॉप है। अब अगर आपको केक की रिक्वायरमेंट है, अपने घर पर केक ले जाना है आपको, तो आप केक कहाँ से लोगे? अपनी दुकान से लोगे या किसी और की दुकान से लोगे? तो बहुत मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, हम तो अपनी ही दुकान से केक लेंगे क्योंकि हमारी केक की शॉप है। तो जब हम अपनी दुकान से केक लेके घर जाएंगे तो वो ड्राइंग कंसीडर कहलाएगा। ये ड्राइंग काइंड में है। और अगर आप अपने बिजनेस से कैश निकाल के अपने घर ले जाते हो अपने छोटे भाई की, अपने बच्चे की फीस डिपॉजिट करने के लिए, तो वो कहलाता है ड्राइंग इन कैश। इज इट क्लियर? अब अगला पॉइंट आता है लायबिलिटीज। देखिए लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। एक तरीके से अगर खुले शब्दों में समझो तो लायबिलिटी हमारे बिजनेस के ऊपर जितनी उधारी है उसे कहते हैं। उधारी को लायबिलिटी कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसके आगे जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में बांटेंगे। पहली होगी इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस के अंदर की, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक? कैपिटल वो अमाउंट है, एक तरीके से इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाएगा कि ये लायबिलिटी है। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी भैया वो लायबिलिटी है जो आपने अपने बिजनेस में किसी से उधार लगा रखा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए और आपने बिजनेस में 1 लाख लगा दिया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए अपने दोस्त से लेके बिजनेस में लगा दिए तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप में जजमेंट खुद ही ले लीजिएगा कि अगर आपका बिजनेस डूब जाए या आपको लॉस हो जाए तो आपको इसमें से कौन सा पैसा वापस करना पड़ेगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं, मुझे अपने दोस्त वाला पैसा तो वापस करना पड़ेगा, भले मेरा वाला पैसा मुझे वापस मिले या ना मिले। तो वो पैसा जो हमें वापस नहीं करना है किसी को भी, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, और ऐसा पैसा जो हमें वापस करना है किसी ना किसी को, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अभी लायबिलिटी का और ज्यादा क्लासिफिकेशन है जो अभी आपको बताते हैं। लायबिलिटीज को जब हम आगे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे सामने दो तरीके की लायबिलिटीज आती हैं। पहली होती है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है। करंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ऐसी सभी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर करना है, वो सभी लायबिलिटीज हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी, पेड विद इन 12 मंथ्स। ठीक, सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एसेट्रा।
अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के बाद करना है। ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 12 महीने बाद करना है, दे आर नोन एज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज सच एज बैंक लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो इसका पेमेंट आपको एक लंबे समय पे पे करना होता है, धीरे धीरे इसका रिन्यूअल पे होता है। तो ये क्या है कि नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जैसे बैंक का ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा जमा है आप उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, तो जितना पैसा आप ज्यादा विड्रॉ कर लोगे वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको करंट लायबिलिटी से माना जाता है कि जैसे ही आप अपना नेक्स्ट डिपॉजिट करेंगे तो जितना पैसा आपने ज्यादा विड्रॉ किया था वो उसी से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं और आपने 12,000 रुपए विड्रॉ कर दिए, 2,000 रुपए एक्सेस विड्रॉ किया। अब अगली बार जब बैंक में पैसा जमा करोगे, मान लो आपने अगली बार 5,000 रुपए जमा किए, तो बैंक अपने 2,000 काट लेगा और आपके अकाउंट में 3,000 रुपए डाल देगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट लायबिलिटी, क्योंकि जैसे ही हम डिपॉजिट करेंगे ये लायबिलिटी अपने आप खत्म हो जाती है। विद इन 12 मंथ में कई बार होती है और कई बार खत्म हो जाती है, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी मानेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी जैसे बैंक लोन हो गया। अगले पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा असेट्स। देखिए, असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय बिजनेस। असेट्स वो होती हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं और जिसको ओन भी बिजनेस नहीं किया होता है, वो बिजनेस के नाम भी होती हैं। जैसे घर में बहुत सारी असेट्स होती है ना, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एक्सेट्रा, वैसे ही बिजनेस में भी बहुत सारी असेट्स होती हैं। इनको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा बिजनेस स्मूथली रन करता है। जैसे आपके स्कूल में आपकी स्कूल बस हो गई, आपके स्कूल की बिल्डिंग हो गई, आपके स्कूल का फर्नीचर हो गया, ये सभी चीजें बिजनेस की असेट्स हैं, यानी आपके स्कूल की असेट्स हैं। आप सोचो कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपका स्कूल स्मूथली रन नहीं कर सकता है। तो बिजनेस में असेट्स जो होती हैं वो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती हैं। ये लंबे समय के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई एक्सेट्रा। अभी आपको असेट्स का क्लासिफिकेशन भी कराते हैं। अब असेट्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो असेट्स हमारे यहाँ दो तरीके की होती हैं। पहली होती है नॉन करंट असेट और दूसरी होती है करंट असेट्स। दोनों को ध्यान से समझिएगा। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। इनको हम लोग रीसोल्ड करने के लिए अपने यहाँ नहीं लेते हैं। ठीक, दे आर हेल्ड टू फैसिलिटेट द बिजनेस, दैट मीन टू रन द बिजनेस स्मूथली। बिजनेस को स्मूथली, आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से रन करने के लिए हम जिन चीजों को बाय करते हैं वो सभी असेट्स नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर जब हम किसी भी असेट को कैश में कन्वर्ट कर लें तो वो करंट असेट कहलाती है। दोनों की, लेकिन नॉन करंट असेट और करंट असेट्स को और अच्छे समझने के लिए हमें इसके एग्जांपल्स को समझना पड़ेगा। नॉन करंट असेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की एक ऐसी असेट है जिसको हम एक बार परचेज करते हैं तो सोल्ड नहीं करते हैं डेली डेली, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को रन करने में स्मूथली हेल्प करती है और ये रीसोल्ड पर्पस के लिए नहीं खरीदी जाती है। दूसरा एग्जांपल अगर हम करंट असेट का लें तो करंट असेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टॉक, यानी गुड्स जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं। सपोज करिए आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप जो भी गुड्स खरीद कर आ रहे हैं, जो भी कपड़े खरीद कर आ रहे हैं, वो आपका गुड्स है, वो विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में सोल्ड हो जाएगा और सोल्ड होते ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गई आपकी करंट असेट। अब आते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट के भी दो सेगमेंट होते हैं। पहला होता है टेंजिबल असेट, टेंजिबल नॉन करंट असेट्स। ये वो असेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। दे कैन बी टच्ड एंड सीन, दैट मीन दे हैव अ फिजिकल शेप। अब आते हैं दूसरे पे, वो है इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल नॉन करंट असेट्स। ठीक, दे कांट बी सीन एंड टच्ड। इनको हम देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं,
इनके भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारी एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये इनटेंजिबल एसेट है। किसी तरीके का लाइसेंस, लाइसेंस हमारा इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, इन सब के बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे हो गए असेट्स। असेट्स दो तरीके की, नॉन करंट और करंट, और नॉन करंट के अंदर दो तरीके हैं, टेंजिबल और